हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम है वो मनोविज्ञान के चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के है वो एमसीक्यूज लेकर आए हैं और ये पार्ट है अपना 9वां। और जो भी पीछे के पार्ट है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर चैनल पर दिए हुए हैं। और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की जो भी नए एमसीक्यूज की जो वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। और चलिए दोस्तों, अपनी है वो क्लास आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पीछे की वीडियो का एक क्वेश्चन रहा था वो हम देख लेते हैं। क्या एक और दो स्तर के बच्चे कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे पहला है अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं, और दूसरा है मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, तीसरा है पढ़कर सीखते हैं, और चौथा है लिख कर सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा? कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, यानी वो क्या है बाल्यावस्था में। और तो बाल्यावस्था में क्या है, मूर्त वस्तुओं को देखकर क्या है सबसे ज़्यादा सीखा जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका क्या सही रहेगा? सेकंड, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। चलते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है, तीसरा है विकास सभी की विकास दर समान होती है, और चौथा है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो विकास सदैव यानी हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है। विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है ऐसे, ठीक है। और सभी का विकास दर समान नहीं होता, हाँ ये बात सही है। तो और दूसरा दिया विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती, ये गलत बात है, होती है। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन सही रहेगा कि सभी का विकास दर क्या है, समान है नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की, यानी विकास की दर वो अलग अलग होती है। आपने देखा है कि एक ही उम्र के बच्चे क्या है, कुछ बड़े हाइट में बड़े ज़्यादा होते हैं, कुछ हाइट में कम होते हैं, कोई मोटा होता है, ऐसे। तो विकास की दर क्या है, उनमें असमान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, दूसरा है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, और तीसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, और चौथा है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्या बोला है? विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में सहायता करता है? कि शिक्षार्थी है यानी बच्चे हैं, उन बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन? शिक्षार्थियों के अभिन्न अधिगम शैली को प्रभावित करने में, संबोधित करने में। तो ये इसका आंसर सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन है वही सही रहेगा। तो इसका सही आंसर 1 नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, कैसे वातावरण में सीख सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, दूसरा है उन्हें खेलने का मौका मिले, तीसरा है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, और चौथा है कड़ा अनुशासन हो। तो कड़ा अनुशासन होता है तो उसमें तो कुछ नहीं सीखते बच्चे, और मित्र बनाने का मौका मिले तो इसमें वातावरण सीखने का क्या मिला? कुछ नहीं। और खेलने में, हाँ खेल में सीखते तो है, लेकिन कहाँ सीखते हैं सबसे ज़्यादा? जब उनके अनुभव और भावनाओं को क्या है उचित स्थान मिले, तब क्या है बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? कौन सा है वो उपयुक्त प्रतीत होगा? पहला दिया है कि एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा है बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरह होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। यह प्राथमिक रूप में
आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। और चौथा दिया है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश विभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें प्रकृति पालन पोषण वाद है, उसके संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा है, यानी सही आपको जो दिखाई दे रहा है वो आप ध्यान से पढ़े हैं तो आप सही आंसर इसका बता सकते हैं। पहला क्या है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी आकार में ढाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। और कुछ सही है लेकिन सही नहीं है पूरा। और बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस नहीं, इससे फर्क पड़ता है कि वो कैसे परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। और एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेश के प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, कम नहीं बहुत अधिक महत्व होता है इसमें। और चौथा दिया वंशानुक्रम था परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं, सही बात है, और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। 4th नंबर ऑप्शन है वो सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बच्चे में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों के चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। और दूसरा है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। तीसरा है कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। और चौथा है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसमें अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए बच्चों में अच्छा चरित्र निर्माण करना है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त इसमें कौन सा है, तो पहला क्या है, पाठ्य पुस्तकों में पाठ होना चाहिए, तो इससे चरित्र निर्माण नहीं होगा। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाए, व्याख्यान से तो होगा नहीं। और चौथा महापुरुषों जीवनी, ये भी नहीं, तो 3rd ऑप्शन इसका सही रहेगा कि कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसे के द्वारा होता है। पहला दिया है आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। और दूसरा दिया है आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। और 3rd दिया है 1 और 2 दोनों। और 4th दिया है या तो 1 या 2, तो इनमें से 4th तो नहीं होगा। और ध्यान से देखें कि आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है, तो पहला आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा, तो आनुवंशिकता है ये निर्धारित नहीं करती है कभी भी कि कोई कितना विकसित होगा, ठीक है, कोई कैसा भी विकसित हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है, तो 2nd ऑप्शन है इसका सही रहेगा दोस्तों, 2nd ऑप्शन सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने कौन सा शब्द उपयोग लिया है। पहला जीन, दूसरा परिपक्वन प्रखंड, और तीसरा स्कीमा या अवधारणाएं, और चौथा विकास के क्षेत्र। तो यहाँ पर कौन सा कथन वो सही चिंतन के निर्माण प्रखंड के लिए जीन पियाजे ने कौन सा शब्द सही किया है, माना है, यानी प्रखंड देखकर दूसरा परिपक्वन प्रखंड मत कर देना, इसका सही ऑप्शन है वो स्कीमा रहेगा, स्कीमा अवधारणाएं। मानसिक संरचनाएं जो जीवन के निर्माण प्रखंड है उनके क्या बोलते हैं, स्कीमा या अवधारणाएं, ठीक है। तो पीछे की वीडियो में भी स्कीमा का बताया था। स्कीमा क्या होती है कि सूचना यानी सूचना के एक छोटे पैकेट की को संदर्भित करती है स्कीमा, और जिसका उपयोग क्या है, सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। स्कीमा क्या है, सूचना को एक छोटे पैकेट को संदर्भित करते हैं और जिसका उपयोग एक सूचना को क्या है व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो यह क्या है, स्कीमा कहलाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोत्स्की है यानी कौन सा सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया था, और 3 स्तर भी इन्होंने बताए थे। और यहाँ पर क्या है, स्वयं से क्यों बातें करते हैं, ये बोला है इन्होंने कि बच्चे, अब पहला ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। दूसरा है बच्चे स्वभाव से बात नहीं होते हैं। तीसरा है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं।
चौथा है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की है, उन्होंने उनके अनुसार बच्चे क्यों स्वयं से क्यों बोलते हैं, तो बच्चे क्या है ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, इनके वाइगोत्स्की के अनुसार है वो बातों नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है, अहम केंद्रित है ऐसा भी नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन है ये सही है कि बच्चे अपने कार्य को क्या है दिशा देने के लिए क्या करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, स्वयं से बोलते हैं। ठीक है, ऐसा वाइगोत्स्की के अनुसार सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। आप मेरे लिए यह करें, मैं आपके लिए वह कर दूंगा। ठीक है, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, तो कोहलबर्ग हैं, उन्होंने 3 स्तर बताए थे, क्या 11 कहानियाँ सुनाते थे, उनमें से हिंद नामक वो सबसे महत्वपूर्ण कहानी थी। और उन्होंने बच्चों को उसी कहानी के आधार पर क्या है अलग अलग स्तरों में बांटा था, और उन स्तरों को 3 स्तर बताए थे, और उन स्तरों को 2-2 अवस्थाओं में बांटा था। 6 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, उनमें से कौन सी अवस्था है और कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा ये कथन। तो पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, और तीसरा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, और चौथा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो थोड़ा सा इसको समझें तो क्या दिया है कि आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा, तो उसमें क्या है अच्छाई क्या है प्रेजेंट हो रही है, उसमें बच्चे में क्या हो रही है अच्छाई प्रेजेंट हो रही है। तो इसका जो अभिमुखीकरण है वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की के अभिमुखीकरण के अंदर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या रहेगा सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है, क्या बोला है, पहला दिया है अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, दूसरा है बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, तीसरा है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले और तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, और चौथा है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, वाइगोत्स्की है उनके अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, कौन सा है, तो इनके द्वारा जो है बताया है वो सही ऑप्शन इसका सही रहेगा थर्ड ऑप्शन, क्या बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, यानी ZPD बताया था ना उसके अंदर 2 पार्ट थे, तो उन आधार पर बताया है स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला और एक सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर बताता है। वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो इसको ही प्रेजेंट करता है। ठीक है बाकी का ये प्रेजेंट नहीं करेगा। ZPD के दो थे, वो लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा बोलते थे उसको, या फिर क्या बोल सकते थे वास्तविक विकास बोल सकते हैं, और एक होता है उच्चतर सीमा उसको संभाव्य विकास भी बोलते हैं। ठीक है, हायर लिमिट इंटर साइकोलॉजिकल ये निकटतम विकास ZPD के अंतर आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला दिया है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, दूसरा है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, और तीसरा है समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, और चौथा है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं पियाजे के अनुसार। तो पहला तो याद करने के, यानी ये तो क्या हो गया या याद करना यानी रटंत प्रक्रिया हो गई। उपयुक्त, दूसरा उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, पुरस्कार देंगे तो एक बार व्यवहार में परिवर्तन हो बाकी वैसा का वैसा रहना है, और समाज के अधिगम योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर सहारा देंगे तो वो बच्चा क्या है कम सीखेगा, और अनुकूलन की प्रक्रिया उसके द्वारा क्या है बच्चे सही सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा फोर्थ, अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियाएं बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। पूर्व संक्रियाएं याद रखने में बच्चे असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो पहला ऑप्शन दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, दूसरा है
उच्च स्तर की अमूर्तता की कमी, और तीसरा है व्यक्तिगत कल्पित कथा, और चौथा है विचार की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, विचार की अनुत्क्रमणीयता। तो पियाजे के अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियाएं बच्चे क्या है याद रखने में असमर्थ होते हैं। तो पहले की जो संक्रिया थे उनको याद रखने में असमर्थ होगा तो उसका अर्थ क्या होगा, एक तो होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में तो क्या होता है, जब एक कार्य हो गया और उसको वापस, या फिर एक वस्तु बन गई उसको वापस उसी फर्स्ट स्टेज पर ला देना। ठीक है, एक लास्ट स्टेज से वापस से फर्स्ट स्टेज पर आना, तो वो क्या आता है, उत्क्रमणीय। लेकिन ये क्या है, पूर्व की संक्रियाएं बच्चे याद रखने में असमर्थ है। पहले की जो यानी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज या लास्ट स्टेज पर जब बच्चे पहुंच गए तो लास्ट की जो संक्रियाएं थे उनको तो याद रख लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज की जो संक्रियाएं थे उनको याद नहीं कर पाते, तो वो क्या नहीं पहुंच पाते, यानी अनुत्करण में कर्मणीयता का विचार उनमें नहीं होता। इसकी वजह से वो क्या है, यही उसका सही उत्तर होगा। तो विचार की अनुत्कर्मणीयता इसका सही उत्तर रहने वाला है। विचार की अनुत्कर्मणीयता इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोहलबर्ग की सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोहलबर्ग की सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। पहला बोला है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। और तीसरा है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव ने दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो प्रमुख आलोचना क्या है कोहलबर्ग के सिद्धांत की। तो कोहलबर्ग है, उन्होंने क्या है 11 कहानियां सुनाते थे और क्या करते, उन्हीं के आधार पर बच्चों का क्या कर देते, डिवाइडेशन, यानी अलग अलग स्तरों में उन्हें विभाजित कर देते। और उनमें से हिंज नामक जो कहानी थी वो क्या थी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ना उन्होंने, तो उसमें हिंज नामक कहानी थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। उसी के आधार पर क्या है बच्चों को 3 स्तरों में बांटते और 3 स्तरों को 2-2 अवस्थाओं में और बांटते, 6 अवस्थाएं हो जाती। तो इनमें इनकी आलोचना क्या है, तो पहला क्या है, ये तो आलोचना नहीं, आधार के सिद्धांत प्रस्तुत करते ये नहीं है। नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ये भी नहीं है। और प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये भी नहीं। लेकिन आलोचना सही ये है कि उन्होंने पुरुष और महिलाओं की जो नैतिक तार्किकता है उनमें सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने क्या नहीं दिया, महिला और पुरुष की जो नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, ये उनकी आलोचना सही है। तो 4th नंबर आंसर है वो सही रहेगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो पहला क्या दिया है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। दूसरा है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तुतः रूप से पुरस्कार देना। और तीसरा है बच्चों के पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है, कैसे कर सकती है, तो समस्याओं का समाधान ही उपलब्ध करा देगी तो बच्चा क्या है, क्या नहीं सीखेगा, बहुत ही कम सीखेगा। ठीक है, तीसरे में क्या, बच्चों के पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित कर दिया तो बच्चे क्या सीखेंगे। और दूसरा है यानी उनमें तार्किकता नहीं आएगी। और दूसरा है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तुतः रूप से पुरस्कार देना। तो पुरस्कार देकर है वो क्या नहीं कर सकते, हमें बच्चों को सिखा नहीं सकते। और तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही रहेगा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनका हल करते समय सहयोग देना। हाँ, थोड़ी बहुत उन्हें क्या है मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं अध्यापक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है। वाइगोत्स्की और पियाजे का जो परिप्रेक्ष्य है उनमें एक प्रमुख भिन्नता क्या है। पहला दिया है व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना। दूसरा है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। और तीसरा है बच्चों के पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और चौथा है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो प्रमुख भिन्नता क्या है, तो व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करना ये सही नहीं है, इन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये भिन्नता नहीं है। और ज्ञान के सक्रिय निर्माण के लिए बच्चों के संकल्प, ये भी नहीं है। बच्चों के एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका,
ये भी नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है क्या रहेगा, फोर्थ नंबर। तो वाइगोत्स्की क्या है, भाषा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भिन्नता क्या है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ठीक है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ये उनमें क्या है, इनके परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। संवेगात्मक और सामाजिक विकास किस कौन सी परिस्थिति में होगा, सही से। तो पहला ऑप्शन है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। दूसरा है बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। तीसरा है बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए। और चौथा है बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो संवेगात्मक सामाजिक विकास कब होगा, जब क्या है, बच्चे है यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और भावनाओं का सम्मान, उनके भावनाओं का है वो सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी भावनाओं को क्या है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो क्या है, उनमें विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास है वो अच्छे से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन खालिस्तान द्वारा होता है। जीन पियाजे है उनके अनुसार है वो अनुकूलन है वो किसके द्वारा होता है। पहला है आत्मसातकरण, दूसरा है व्यवस्थापन, और तीसरा है अनुभव, और चौथा है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। तो इसका आंसर सही क्या रहेगा, तो जीन पियाजे क्या बताते हैं, यानी एक तो आत्मसातकरण, ठीक है, यानी अपनी जो पूर्व की सूचनाएं हैं या पूर्व की जो संक्रियाएं हैं उनमें नई सूचनाओं को क्या है, धारण करना, वो क्या आत्मसातकरण है। तो आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन, व्यवस्थित करने की जो गुण है वो, तो इनके द्वारा क्या है, अनुकूलन होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहेगा कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार सही तथा गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सही गलत के बारे में निर्णय ले रहे हैं बच्चे, तो वो चिंतन प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो पहला है नैतिक दुविधा, दूसरा है सहयोग की नैतिकता, तीसरा है नैतिक तर्कणा, और चौथा है नैतिक यथार्थवाद। तो सही व गलत के बारे में क्या कर रहे हैं, वो चिंतन प्रक्रिया निर्णय ले रहे हैं। तो कौन सी चिंतन प्रक्रिया होगी इसमें, तो इसमें क्या है, वो क्या सही और गलत कब बता रहे हैं, उस पर तर्क करके, यानी कोई क्वेश्चन यहाँ है तो वो सही है या गलत है, इस पर क्या है, वो तर्क कर रहे हैं पहले। तो उनमें क्या होगी, नैतिक की तर्कणा हुई। तो थर्ड ऑप्शन है इसका सही रहेगा कि नैतिक तर्कणा, इसका सही ऑप्शन थर्ड है वो सही है, नैतिक तर्कणा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के सिद्धांत में के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसके अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य, तीसरा है पारिवारिक अपेक्षाएं, और चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है, जब बच्चा है वो आज्ञा पालन कब करेगा, कब जब उसको डर होगा कि वो उसको दंड मिलेगा, तो दंड या पुरस्कार की भावना उसमें, तो अंतर्निहित संभावित दंड है, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार यही आएगा। ठीक है, अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो विकास, ये तो पहले भी बताया था कि विकास जैसे हम पूरे जैसे हाथों का स्थूल क्रियाएं करते हैं, फिर क्या है सूक्ष्म क्रियाएं, तो सामान्य अवस्था होगी पहले, तो फिर क्या होगी विशेष रूप से, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो विकास खालिस्तान की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य से विशिष्ट। तो जटिल कठिन नहीं होगा, विशिष्ट सामान्य नहीं होगा, साधारण आसान नहीं होगा, लेकिन सामान्य से विशिष्ट, ये ऑप्शन सही रहेगा, फोर्थ नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। जब वयस्क है क्या करते हैं, वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं।
तो इसे कहा जाता है वो सहयोग कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है सहयोग देना, दूसरा है सहभागी अधिगम, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम और चौथा है समीपस्थ विकास। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो सहयोग करे तो सहयोग देना, सहयोग देना, ये ऑप्शन है इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया। अभी बताया था क्या, ये अभी भी आया ना कि नवीन जानकारी या नवीन सूचनाएं हैं वो जो यानी पूर्व की सूचनाएं उनमें नवीन सूचनाओं को धारण करना या फिर बदलाव कर लेना। ठीक है, तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला आत्मसात की सातकरण, दूसरा है समायोजन, तीसरा अहम केंद्रिता और चौथा अनुकूलन। तो ऐसा कब होता है? यानी आत्मसातकरण के अंदर, आत्मसातकरण के अंदर। और समायोजन क्या है? एडजस्टमेंट करना। ठीक है, अहम केंद्रिता और अनुकूलन। ठीक है, चलते हैं इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट, आत्मसातकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। तो पहला दिया है समाजीकृत, अहम केंद्रित, दूसरा है जीववादी, सामाजिकृत और तीसरा है परिपक्व, अपरिपक्व और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा कि मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा खालिस्तान के बजाय खालिस्तान अधिक है। तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होते हैं? बालक है उनमें समाजीकृत जो भाषा है वो कम होती है, लेकिन अहम केंद्रित वो क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा कि समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक। बाल्यावस्था में क्या होते हैं? मध्य बाल्यावस्था में बालक है वो अहम केंद्रित होते हैं और उनमें समाजीकरण, सामाजिक जो भाषा होती है उनमें वो कम होती है। ठीक है, समाजीकृत के बजाय भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या होते हैं कि बच्चों का एक कोने में बैठना, दूसरा है प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तीसरा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते और चौथा है बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा में क्या शामिल होता है? यानी बच्चा है उसका हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है ही, एक कोने में बैठना ये गलत है, प्रतिबंधित परिवेश ये भी गलत है और वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है ये भी गलत है। खेल में तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहेगा कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, अपने द्वारा यानी अपने हाथों से आप करने वाली क्रिया बालक के द्वारा। ठीक है, वो गतिविधियाँ क्या है बच्चे के लिए होती है, वो बाल केंद्रित शिक्षा के इसमें शामिल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला दिया है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, दूसरा है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, और तीसरा है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश और चौथा है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा रहेगा कि संवेगात्मक विकास, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? संवेगात्मक विकास कब होगा? जब क्या है कक्षा कक्ष या विद्यालय प्रांगण में प्रजातांत्रिक परिवेश होगा। और तो बाकी की तो इसमें गलत है, कक्षा कक्ष का अधिकारीवादी परिवेश ये नहीं होगा, नियंत्रित परिवेश हो नहीं सकता और सहभागिता नहीं होगी तो कैसे सीखेंगे? तो संवेगात्मक विकास है सबसे ज़्यादा कब होगा? कक्षा कक्ष का या विद्यालय प्रांगण है उसका प्रजातांत्रिक परिवेश है उसकी वजह से क्या है संवेगात्मक विकास है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो ऐसा किसमें होता है? पहला दिया है भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा है अध्यापक एवं साथी और तीसरा है साथी एवं माता पिता और चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। तो बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी कौन देता है सबसे ज़्यादा? देखो अध्यापक तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अध्यापक वाला ऑप्शन काट देते हैं। अध्यापक इसमें भी है, पहले में है अध्यापक, दूसरे में अध्यापक। तीसरा है साथी एवं माता पिता। तो साथियों से ज़्यादा क्या है भाई बहन है वो क्या है उनके अटैचमेंट में रहते हैं, तो माता पिता एवं भाई बहन। तो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही रहने वाला है, माता पिता एवं भाई बहन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह है परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती का मतलब क्या होता है? उत्तर। परवर्ती बाल्यावस्था क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। परवर्ती का मतलब है उत्तर बाल्यावस्था। श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आता है? परवर्ती बाल्यावस्था है, उसके अंतर्गत आता है 6 से 11 वर्ष तक क्या होते हैं? परवर्ती बाल्यावस्था में आते हैं। तो ये पहला ऑप्शन दिया है 11 से 18, दूसरा 18 से 24, तीसरा जन्म से 6 वर्ष और चौथा है 6 से 11 वर्ष। तो अपना आंसर क्या रहेगा? 6 से 11 वर्ष। ये परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो आर्जव क्या तर्क दे रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति को प्रभावित कर से क्या है? भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से, यानी भाषा विकास से वो किससे? परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जो और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? पहला दिया है चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, दूसरा है स्थिरता एवं अस्थिरता का पर बहस, तीसरा है सतत एवं असतत अधिगम, और चौथा है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो यहाँ नैसर्गिक का क्या अर्थ है? नैसर्गिक का अर्थ होता है मतलब प्राकृतिक तौर पर, क्या या बोलते हैं स्वाभाविक रूप से, और तो स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और जबकि सोनाली बोलती है परिवेश से प्रभावित। तो ऐसा किसके बारे में बोलते हैं वो? कि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है उनका चल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति कौन सी अवस्था में कौन सा स्तर होता है? तो वो होता है कि यानी बाल्यावस्था होती है उससे पहले या माने तो फर्स्ट स्टेज है वही होती है, फर्स्ट स्टेज है, उसी पर क्या नैतिकता की अनुपस्थिति होगी। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया स्तर थर्ड, और स्तर फोर्थ, और स्तर फर्स्ट, और स्तर सेकंड। तो यहाँ नैतिकता की अनुपस्थिति फर्स्ट स्तर फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर 3 प्रकार से दे दिया है इन्होंने, घुमा फिरा कर 3 प्रकार से तीन प्रकार से आया है इसमें, देखा आपने? तो ये इसका प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ भी इसका आंसर क्या रहेगा? पहला है समायोजन, दूसरा है समय धारणा, और तीसरा आत्मसातकरण, और चौथा है संगठन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? आत्मसातकरण। क्या रहेगा? आत्मसातकरण। और साम्य धारणा क्या होता है? एक तो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, और आत्मसातकरण, इन दोनों का के बीच में संतुलन स्थापित करना है, क्या कहलाता है? वो साम्य धारणा कहलाती है। साम्य धारणा क्या कहलाती है? समायोजन तथा आत्मसातकरण है, उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो क्या है? साम्य धारणा। ठीक है, संगठन हो गया। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो पहला बोला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन, और चौथा है क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? भाषा करती है, परिपक्वन करता है, क्रियाकलाप करता है, लेकिन सामाजिक अनुभव है वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते। सामाजिक अनुभव है वो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का। पहला दिया है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, दूसरा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, और तीसरा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, और चौथा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर विकास क्रम का तो पालन करते हैं, लेकिन
एक समान गति से आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं कभी भी। विकास और अधिगम क्या है, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। और पहला सही है, विकास के क्षेत्र महत्वपूर्ण, और दूसरा परिपक्व अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम है, सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन है ये सिद्धांत सही नहीं है। सभी विकास एवं अधिगम एक समान गति से आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद है, उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है। पहला दिया है जैविकीय विशिष्टताएं तथा या वंशानुक्रम सूचनाएं, और दूसरा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, और तीसरा है भौतिक तथा सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, और चौथा है हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति से क्या प्रकृति पोषण है, उसमें उस वाद विवाद है, उसके अंदर प्रकृति से क्या अभिप्राय है। वैसे तो प्रकृति सही है, ये आसपास का वातावरण, लेकिन प्रकृति पोषण विवाद है, उसमें प्रकृति का क्या महत्व है, क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा कि जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। पहला कंप्यूटर, दूसरा आनुवंशिकता, तीसरा राजनीतिक दल, चौथा परिवार। तो समाजीकरण का प्रमुख कारक क्या कौन सा है। समाजीकरण की व्यवस्था सबसे ज़्यादा किसमें होती है, कंप्यूटर नहीं, आनुवंशिकता नहीं, और राजनीतिक दल नहीं, लेकिन परिवार है, उसमें समाजीकरण की क्या है, सबसे ज़्यादा समाजीकरण होता है। तो इसका सही आंसर फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। जो वंचित समूह के विद्यार्थी है उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे। पहला है समावेशी शिक्षा, दूसरा विशेष शिक्षा, तीसरा एकीकृत शिक्षा, और चौथा है अपवर्जक शिक्षा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या रहेगा, तो समावेशी शिक्षा बोलते हैं। वंचित समूह या दिव्यांग बच्चे हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही साथ क्या है पढ़ाना, क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा, समय की शिक्षा या समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, ये किससे संबंधित है। पहला दिया है संवेगात्मक विकास से, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास से, और चौथा है शारीरिक विकास से। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये कथन है किसका, तो ये कथन मैं आपको बता दूं, ये कथन है अरस्तू का। ये कथन है किसका है, अरस्तू का। लेकिन ये संबंधित किससे है, कौन से विकास से संबंधित है, तो नाराज होना या फिर क्रोधित होना। ठीक है, क्रोध उत्पन्न होना, तो ये क्रोध क्या है या नाराज होना क्या है, संवेग, ये तो संवेग ही तो है। तो ये क्या आएगा, संवेगात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत क्या कहलाती है। एक बच्चा है दूसरों के प्रति क्या कर रहा है, सहानुभूति दिखा रहा है, तो यह उसकी आदत क्या कहलाएगी। पहला दिया है विचार संबंधी आदत, दूसरा है भावना संबंधी आदत, और तीसरा नाड़ी मंडल संबंधी आदत, चौथा है नैतिक आदत। तो बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, तो उसमें क्या है, भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसमें भावना उत्पन्न हो रही है, तो ये आदत कैसी कहलाई, भावना संबंधी आदत। सेकंड ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला नेक्स्ट है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है। कौन सा विकास, किस प्रकार का विकास है वो विद्यालय और शिक्षक है उनके द्वारा प्रभावित होता है। पहला दिया है मानसिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है संवेगात्मक, चौथा ये सभी। तो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा तो मानसिक विकास है वो भी प्रभावित होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक होता है, तो ये सभी। फोर्थ ऑप्शन है इसका सही रहेगा। बच्चे का विकास है वो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सभी विकास ही क्या है, विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण, दूसरा है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, और तीसरा दिया वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का साधन है, और चौथा है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, इसमें सही कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन है सही है, गुणों का संचरण होता है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, सही है। विकास प्राणी और पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम, सही है। और वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का साधन है,
वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का साधन है, ये गलत है। और चौथा, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचरित होना, ये भी अनुसार से ये भी सही। तो थर्ड ऑप्शन है ये गलत है, सही कथन नहीं है। कौन सा? थर्ड ऑप्शन की वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का साधन है, ये गलत बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट दिया है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। तो उपयुक्त जो कथन है वो किसका है? पहला दिया है प्लेटो, दूसरा अरस्तु, तीसरा रूसो, चौथा रॉस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो है वो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के जो एमसीक्यूज है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।